हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन चैप्टर 3 अरस्तु को पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़े बड़े होने वाले हैं क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पढ़ने लायक, तो इसमें थोड़े लेंदी हो जाते हैं चैप्टर, वीडियो भी बड़ी बन जाती है। आपको इसको सब्र रखकर इस वीडियो को पूरी तरह से देखना होगा, समझना होगा इनके टॉपिक्स को। जब भी आप इनके बारे में क्वेश्चन जो आएंगे, आप उनकी विचारधारा, उनके वहाँ किससे प्रभावित था, तो उनके बारे में लिख पाएंगे। आलोचना क्या की गई थी, तो आप उनके बारे में लिख पाएंगे। जब इनके आपकी विचारधारा का पता चलेगा, इनके व्यक्तित्व का पता चलेगा, कहाँ से आया था ये, किस तरह की विचारधारा रखता था। तो उसको शुरू करते हैं, इसके व्यक्तित्व और उसके समय काल को। इसका जन्म, अरस्तु का जन्म 384 से पूर्व में हुआ था, और लगभग इसके बीच में हुआ था जैसे, पर आप 384 से पूर्व लिख सकते हैं। मैसोपोटामिया के छोर पर एक छोटा सा शहर था स्टेगेरा, उसमें हुआ था। ये ना मैसोपोटामिया राज्य की सीमा के पास एक छोटा सा यूनानी उपनिवेश था। यूनान का वहाँ पर उपनिवेश, यूनानी लोग वहाँ पर उनका उपनिवेश यानी कब्जा था एक किस्म का वहाँ पर। उनके पिता निकोमेक्स राजा एमरटिस सेकंड के दरबार में एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। इन्होंने अपने पापा के नाम पर ही अपने बेटे का नाम भी लिखा था। आगे पढ़ेंगे हम। अरस्तु का पालन पोषण मैसेडोनिया की राजशाही के स्थान पेला में हुआ। वहाँ पर एक छोटा सा जगह थी वहीं पर जहाँ उनके पापा काम करते थे, पेला छोटा सा राज्य वहाँ पर हुआ। उनके पिता की मृत्यु के बाद अरस्तु की देखभाल उनके पिता के रिश्तेदार थे एक प्रोक्सेनस ने की। और अरस्तु का एथेंस जीवन अरस्तु ने अपना अधिकांश जीवन एथेंस में बिताया, जहाँ प्लेटो भी था, और वहीं उसने पढ़ाई भी की। पहले 20 वर्ष तो उन्हें 367 से 347 ईसा पूर्व प्लेटो की एकेडमी में शिष्य के रूप में पढ़ाई की। बाद में 12 वर्षों में 335 से 323 ईसा पूर्व के बीच में उसने अपनी एक संस्थान खोल ली। अपना एक, जैसे प्लेटो की एकेडमी थी वैसे उसने भी एक लाइसियम नाम का एक संस्थान खोल ली, और उसके एक ओनर बन गया, यानी हेडमास्टर बन गया वहां पर पढ़ाने वाला, जैसे प्लेटो था। मैसेडोनिया के प्रति उसकी सहानुभूति, अरस्तु मैसेडोनिया के प्रति सहानुभूति रखते थे और उसे एथेंस वासियों द्वारा प्राणदंड दिए जाने के भय से चालीस चले गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर उनको खतरा हो गया क्योंकि ये बहुत सारी फेरबदल कर रहे थे, बहुत सारी हरकतें कर रहे थे यहाँ पर। कईयों के, यानी ज्यादा जो आदमी ज्यादा बोलता है तो उनको वहां से उनको प्राणदंड दिया जाता है। वो खिलाफ जाते हैं सरकार के, राजतंत्र के खिलाफ जाते हैं कि हमें ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उनको वहां से निकाल दिया गया। वे डर के कारण वहां से निकल के चले गए, वे चालीस चले गए और वहां पर उनकी मृत्यु हुई। उनका यात्रा काल 347 से 335 ईसा पूर्व के बीच अरस्तु यात्रा पर रहे। 347 से 344 ईसा पूर्व तक वे एसूस में हर्मियास के पास रहे। उनका विवाह और परिवार, अरस्तु ने हर्मियस की गोद ली हुई बेटी पाइथियास से विवाह किया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद हरफिलिस के साथ उनका संबंध रहा, जिससे उनके पुत्र निकोमेक्स का जन्म हुआ। जो इनके पापा का नाम था उसी तरीके से उन्होंने इस पुत्र का नाम लिया यहाँ पर। उनकी रचनाएं कुछ, अरस्तु ने अनेक विषयों पर लिखा, जिसमें तर्कशास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, नैतिकता, राजनीति, काव्यशास्त्र, दर्शन शामिल है। उनकी प्रमुख निम्नलिखित हैं। एक तो ये निकोमेनियन एथिक्स है, जो इन्होंने अपने पुत्र के नाम पर इस बुक का नाम किया था। ये 350 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी। इसमें नैतिकता और सदाचार पर उनके विचार प्रकट किए गए उनके द्वारा। इसका मुख्य विचार है, पुस्तक में अरस्तु ने मनुष्य के सर्वोत्तम जीवन के बारे में चर्चा की है कि मनुष्य का एक जीवन स्तर सर्वोत्तम कब हो सकता है। अरस्तु ने एक सिद्धांत भी दिया था इडोमोनिया का, यानी सुखी जीवन का उल्लेख किया। इडोमोनिया सुखी जीवन का मीनिंग है, जिसे उन्होंने सर्वोच्च अच्छाई बताया। यह केवल भौतिक सुख या आनंद तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सार्थक और पूर्ण जीवन जीने के बारे में है। इडेमोनिया प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक विकसित करना चाहिए और गुणवान बनना चाहिए। गुणों में न्याय, साहस, संयम, उदारता और बुद्धिमत्ता आदि शामिल है, जो एक राजा में भी इन्होंने शासक के रूप में भी कहा था, जैसे प्लेटो ने भी कहा था, और अरस्तु भी ये मानते हैं। तो यहाँ पर ही राजा की तरह ही मानते हैं कि हर एक व्यक्ति राजा बन सकता है अगर वो इन सभी गुणों को हासिल कर ले। अरस्तु का मानना था कि इडेमोनिया प्राप्त करने के लिए राजनीतिक भागीदारी भी आवश्यक है। नागरिकों को राज्य के शासन में भाग लेना और सामान्य भलाई के लिए काम करना भी चाहिए। उदाहरण के लिए, एक डॉक्टर जो जरूरतमंदों की मदद करता है वह इडेमोनिया प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह उदारता का गुण प्रदर्शित कर रहा है।
एक शिक्षक जो बच्चों को शिक्षित करता है वह भी डोमिनियन प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है। एक नागरिक जो सामान्य भलाई के लिए काम करता है वह भी इडोमोनिया प्राप्त कर सकता है क्योंकि वह राजनीतिक भागीदारी में योगदान कर रहा है। उनके अनुसार नैतिक सदाचार वर्च्यू मनुष्य के चरित्र और उसकी आदतों पर निर्भर करता है। उदाहरण के रूप में अगर कोई व्यक्ति साहसी है तो उसे लगातार साहसी कार्य करना चाहिए। ये तो आपके इसके निकोमेनियन एथिक्स में हो गई। अब इनकी एक सेकंड बुक है द पॉलिटिक्स। ये 385 ईसा पूर्व के आसपास ही लिखी गई थी। इसका विषय राज्य और शासन के विभिन्न रूपों का विश्लेषण किया गया इसमें इसने। इस पुस्तक में अरस्तु ने विभिन्न प्रकार की सरकार और उनके गुण दोषों का विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि सबसे अच्छी सरकार वह है जो लोगों की भलाई के लिए काम करती है। उन्होंने शासन के मिश्रित रूप मिक्स्ड गवर्नमेंट की वकालत की जो लोकतंत्र राजतंत्र दोनों के तत्वों को शामिल करती है। ये तो पॉलिटिक्स में इन्होंने इस चीज की जिक्र किया है। मेटाफिजिक्स 340 ईसा पूर्व के आसपास विषय अस्तित्व, वास्तविकता और ईश्वर के बारे में उनके दर्शन। मुख्य विचार। इस पुस्तक में अरस्तु ने वास्तविकता और मूलभूत तत्वों पर चर्चा की है। उन्होंने सत्ता सब्सटेंस और सत्ता के रूप फॉर्म्स के बीच अंतर स्पष्ट किया। उनके अनुसार ईश्वर एक अपरिवर्तनीय प्रेरक है जो सभी गतिविधियों के कारण है लेकिन स्वयं किसी की कारण नहीं है। इनके लेशियम की एक थ्योरी होती है उसके कारण ये कहते हैं। पॉलिटिक्स एक किताब लिखी थी उसमें कविताएं थी इनकी 335 ईसा पूर्व के आसपास। काव्य और साहित्य सिद्धांत का उनका काम है इसमें। इस पुस्तक में अरस्तु ने काव्य और नाटक सिद्धांतों पर चर्चा की है। उन्होंने ट्रेजेडी और कॉमेडी जैसे विभिन्न तत्वों और विभिन्न जॉनरों पर काम किया इस बुक में। उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि अच्छी ट्रेजेडी कैथारसिस यानी भावनाओं शुद्धि होनी चाहिए जिससे दर्शकों को राहत मिले। फिर आती है ऑर्गेनेन 330 ईसा पूर्व के आसपास। तर्क शास्त्र पर उनके कार्यों का संग्रह है ये। इस पुस्तक में अरस्तु ने तर्क और प्रमाण की विधियों का वर्णन किया है। उन्होंने इसमें साइलोजिम जो हमारी यूजीसी नेट में आते हैं साइलोजिम का सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो तर्क की एक विधि है। उदाहरण के लिए यदि सभी मनुष्य नश्वर हैं और सोक्रेटिस एक मनुष्य है तो इसका मतलब सोक्रेटिस भी नश्वर है। यह तर्क साइलोजिम का आधार पर सही है। अरस्तु की इन रचनाओं ने न केवल प्राचीन ग्रीक सभ्यताओं को प्रभावित किया बल्कि आधुनिक विज्ञान, दर्शन और राजनीतिक पर भी गहरा प्रभाव डाला। उनकी रचनाएं आज भी अध्ययन और अनुसंधान में महत्वपूर्ण अहम रोल निभाती है। उनके कार्यपद्धति देख लेते हैं। उनके 4 तरह की कार्यपद्धति हैं। एक तो आगमनात्मक और निगमनात्मक दृष्टिकोण। आगमनात्मक में कहते हैं कि अरस्तु ने अनुभववाज्य, अवलोकन और डेटा संग्रह पर आधारित तथ्यों और सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए आगमनात्मक तर्क का उपयोग किया। यानी वो डेटा संग्रह और तथ्यों पर ही काम करते थे। कोई ऐसे ही ख्याली पुलाव पुला के अपने गुरु की तरह जैसे आदर्श राज्य की खोज करते थे वे कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, पर ये डेटा और संग्रह जो पीछे घटना घट चुकी है उनको उनका निष्कर्ष निकालते हैं फिर काम करते हैं। फिर आता है निगमनात्मक पहली पद्धति। अरस्तु ने पहले से स्थापित सिद्धांतों और तर्कों से निष्कर्ष निकालने के लिए निगमनात्मक तर्क का भी उपयोग किया। उन्होंने तर्क शास्त्र और तर्क विद्या के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया जो आज भी राजनीतिक और नैतिक बहसों में उपयोग किए जाते हैं। ये बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें मैंने सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे हैं आपको लिए कि आपको सिर्फ मोटा इसके बारे में मेन डेफिनेशन पता चल जाए। आप इसको किताब में से पढ़ोगे। किताब की जो PDF मैंने शेयर की टेलीग्राम पे तो उसमें थोड़ी और डिटेल में लिखा गया तो उसमें पढ़ लीजिएगा आप, थोड़ा अच्छी तरह समझ आ जाएगा आपको। ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति। अरस्तु ने राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक और तुलनात्मक पद्धति का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न संस्कृतीय शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और उनके बीच समानता और अंतर की पहचान की। इस दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक व्यवस्थाओं की बेहतर समझ विकसित करने में मदद की। फिर आता है उद्देश्यपरक और सादृश्य। अरस्तु ने राजनीतिक तथ्यों का विश्लेषण और अनुसंधान के उद्देश्यपरकता और सादृश्य पर जोर दिया। उन्होंने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से बचने और तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया। उन्होंने जटिल अवधारणाओं को समझाने के लिए सादृश्य का रूपकों का भी उपयोग किया जो उनकी रूपक की थी, यानी कोई इमेजिनेशन या किसी उनका भी उपयोग किया, कहानियों का भी उपयोग किया इन्होंने समझने में। विश्लेषणात्मक और अवलोकनात्मक। अवलोकन पर जोर दिया गया। अरस्तु ने अपनी विचार प्रक्रिया में अवलोकन को अधिक महत्व दिया। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया की बारीकी व अवलोकन किया और अपने निष्कर्ष उन्हीं आंकड़ों के और तथ्यों के आधारित पर जिन्हें उन्होंने देखा और समझा है दिया। अध्ययन, प्रयोग और अवलोकन। अरस्तु ने अध्ययन, प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से चीजों का विश्लेषण किया और उसके बाद ही निष्कर्ष निकाला।
विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। अरस्तु ने किसी भी विषय को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा और फिर उसके विभिन्न भागों का विश्लेषण किया। उदाहरण के तौर पर राज्य को एक संपूर्ण वस्तु मानकर उन्होंने परिवार और ग्राम गांव का विश्लेषण किया। सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्य। अरस्तु के अनुसार मनुष्य स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है और परिवार, नगर और राज्य उसकी इस प्रकृति से ही विस्तार हुआ है। इस प्रकार अरस्तु के विचार और कार्यपद्धति ने न केवल उस समय में बल्कि आज भी विज्ञान और दर्शन में अहम भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। अरस्तु के राजनीतिक सिद्धांतों का दार्शनिक सुधार आधार। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन का आधार प्राकृतिकता और मानव स्वभाव पर टिका है। उनका मानना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और राज्य मनुष्य के पूर्ण जीवन जीने के लिए स्वाभाविक रूप से आवश्यक है। प्लेटो और अरस्तु मतभेद क्या है? राज्य का स्वरूप। प्लेटो एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं जो दार्शनिकों द्वारा, यानी बड़े बड़े जो दार्शनिक राज्य हैं उनके द्वारा शासित हो। अरस्तु ने विभिन्न प्रकार के शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और उनमें से किसी को भी सर्वश्रेष्ठ नहीं माना। उन्हें उस तरीके के बहुत सारे शासित राजाओं को परखा, समझा, उनकी शैलियों को, काम करने के तरीकों को, किसी को भी बढ़िया नहीं माना अरस्तु ने। न्याय के ऊपर प्लेटो न्याय को आत्मा के विभिन्न भागों के बीच सामंजस्य के रूप में परिभाषित करते हैं। अरस्तु ने न्याय को समानता के रूप में परिभाषित किया कि सभी को समान अधिकार मिले। शिक्षा। प्लेटो का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मा को विकसित करना है। अरस्तु का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक चरित्र का निर्माण करना और नागरिकों को सदाचार के लिए तैयार करना है। समानताएं। राजनीतिक का महत्व। दोनों ही दार्शनिकों का मानना था कि राजनीतिक मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका उद्देश्य नागरिकों को सुखी और सदाचारी जीवन जीने में मदद करना है। कानून और शासन। दोनों का मानना था कि कानून का शासन सभी नागरिकों के समान रूप से लागू होना चाहिए। सद्गुणों का महत्व। दोनों का मानना था कि सद्गुणों का विकास एक अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। राजनीतिक और नैतिकता। अरस्तु के अनुसार राजनीति और नैतिकता अतरंग रूप से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। एक अच्छा नागरिक होने के लिए एक अच्छा व्यक्तित्व होना आवश्यक है। नैतिकता नागरिकों को सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए सदाचारी जीवन जीने में मदद करती है। राजनीति का उद्देश्य नैतिक समुदायों का निर्माण करना जो नागरिकों को सफल जीवन जीने में मदद कर सके। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के कुछ प्रमुख पहलू। राज्य का उद्देश्य नागरिकों को सुखी और सदाचारी जीवन जीने में मदद करना। सर्वश्रेष्ठ शासन, वह शासन जिसमें सभी नागरिकों की भलाई का ध्यान रखा जाता हो। मध्यम वर्ग, अतिवाद से बचना तो और संतुलन बनाए रखना, यानी ज्यादा नहीं करना, कुछ भी संतुलन बनाए रखना, किसी भी चीज में ज्यादा नहीं करना, बैलेंस बना के रखना। नागरिक भागीदारी, सभी नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। कानून का शासन, कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। शिक्षा का महत्व, शिक्षा नागरिकों को सदाचार के लिए तैयार करती है और उन्हें अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है। अरस्तु के राजनीतिक विचार आज भी प्रासंगिक है और राजनीतिक दर्शन, नैतिकता और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आप कोई भी आंसर ऐड करेंगे तो आपको इसी तरीके से एक लाइन ऐड करनी होती है उसमें कि अरस्तु के राजनीतिक विचार बहुत ही प्रासंगिक है और वे राजनीतिक दर्शन, नैतिकता, शिक्षा आज भी महत्वपूर्ण है और आज भी जो आज के विचारक हैं, जो थिंकर हैं, तो वे भी इनकी विश्लेषण करते हैं और अपने संशोधन कर अपने विचारों में प्रकट करते हैं। अरस्तु के राजनीतिक विचार, इसमें न्याय का सिद्धांत आता है सबसे पहले, थ्योरी ऑफ जस्टिस। अरस्तु ने, जिन्हें राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, हमारे जो प्लेटो थे वो राजनीतिक दर्शन के जनक माने जाते थे और अरस्तु हमारे राजनीतिक विज्ञान के जनक माने जाते हैं, जिसमें क्यों, क्या और कैसे इन चीजों पर बात की जाती है। ने न्याय को इन तीनों की परिभाषा में राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक विज्ञान का पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में बता दिया आपको। ने न्याय को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा माना। उन्होंने अपने ग्रंथ द पॉलिटिक्स में निकोमेचन और निकोमेचन एथिक्स में न्याय के सिद्धांत का विस्तार से वर्णन किया है। 2 किताब है, इसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत, राज्य के सिद्धांत के बारे में संपूर्ण तरीके से लिखा हुआ है। न्याय की परिभाषा देख लेते हैं अरस्तु के अनुसार न्याय समानता का वितरण है। उनका मानना था कि न्याय तभी प्राप्त होता है जब सभी नागरिकों को उनके योगदान और गुणों के अनुसार समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो। उन्होंने न्याय को 2 प्रकार में विभाजित किया। एक तो वितरण न्याय। यह न्याय वह है जो सामाजिक वस्तुओं जैसे धन, सम्मान और पदों का वितरण समान रूप से हो। एक सुधारात्मक न्याय। यह न्याय वह है जो अपराधों को, गलतियों के लिए दंड और मुआवजा प्रदान कराता है। न्याय का महत्व। अरस्तु का मानना था कि न्याय एक स्थिर और समृद्ध समाज के लिए आवश्यक है। न्याय के बिना समाज में असंतोष, संघर्ष और अराजकता पनपती है। न्यायपूर्ण समाज में नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं, कानून का पालन करते हैं और सामाजिक हित में योगदान भी करते हैं। न्याय प्राप्त करने के लिए क्या क्या सुझाव दिया अरस्तु ने? एक तो समान कानून होने चाहिए, सभी नागरिकों के लिए समान कानून होने चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक परिस्थिति कैसी भी हो, गरीब अमीर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए उनमें। नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों को राजनीतिक निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा, नागरिकों को नैतिकता और न्याय सिद्धांतों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। गुणों का विकास, नागरिकों को सदाचार और सद्गुणों का विकास करना चाहिए।
मध्यम वर्ग। अरस्तु ने अति और कमी से बचने का आह्वान किया। उन्होंने मध्यम वर्ग का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार न्यायपूर्ण जीवन जीने के लिए सभी प्रकार के चरमपंथ से बचना चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहिए और कम से कम भी नहीं करना चाहिए, बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। अरस्तु के विचारों में संपत्ति, परिवार, दासता और स्वतंत्रता पर विचार, उनकी क्या क्या परिभाषा है। संपत्ति को देख लेते हैं पहले। अरस्तु संपत्ति को एक साधन मानते थे जो मनुष्य के अच्छा जीवन जीने में सहायता करती है। उनका मानना था कि संपत्ति का उपयोग नैतिक और सदाचारी तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने अत्यधिक धन इकट्ठा करने के लिए भी मना किया, उसकी भी आलोचना की कि इतना भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए धन आप इकट्ठा कर सकते हैं। परिवार, अरस्तु परिवार को समाज की मूलभूत इकाई मानते हैं। उनका मानना था कि परिवार मनुष्य को प्रेम, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करता है। उन्होंने एक मजबूत और स्थिर परिवार को एक समृद्ध समाज के लिए आवश्यक बताया। दासता, अरस्तु दासता के उदाहरणों को भी स्वीकार करते थे, लेकिन उनके क्रूर और अमानवीय दास प्रथा की आलोचना भी की है कि ऐसा व्यवहार भी नहीं करना चाहिए दासों के साथ कि उनको कोड़े बरसाया जाए, उन पर कोड़े बरसा के काम करना चाहिए, करवाना चाहिए उनसे, उसकी आलोचना करते हैं। उनका मानना था कि दास भी मनुष्य है और उनके साथ भी समान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने दास के लिए शिक्षा और मुक्ति के अवसरों की भी वकालत की है। अरस्तु के विचार का मूल्यांकन, अरस्तु के विचारों की आलोचना भी की गई है, विशेष रूप से दासता के मुद्दे पर। आधुनिक समाज में दासता को पूरी तरह से खारिज करता है और सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता और समानता का स्वीकार करता है। लिबर्टी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ और अरस्तु के लिए स्वतंत्रता का अर्थ है कि राजनीतिक भागीदारी और सब निर्णय की क्षमता, खुद निर्णय ले सके और राजनीति में भाग ले सके। स्वतंत्र व्यक्ति वे थे जो राज्य के मामलों में भाग ले सकते थे और अपने जीवन के विकल्प चुन सकते थे। स्वतंत्र नागरिक वे थे जिसके पास पूर्ण राजनीतिक अधिकार थे और वे राज्य के निर्णयों में भाग ले सकते थे। अरस्तु का क्रांति का सिद्धांत। क्रांति की परिभाषा, अरस्तु के अनुसार क्रांति राज्य में हिंसक और अचानक परिवर्तन है जो शासन के रूप या शासकों के समूह में बदलाव लाता है। क्रांति के कारण, अरस्तु ने क्रांति के कई कारणों की पहचान की, जिसमें असमानता, अन्याय, दमन और राजनीतिक अस्थिरता शामिल है। क्रांति के प्रकार, अरस्तु ने क्रांति के दो प्रमुख प्रकारों में पहचान की, एक तो राजनीतिक क्रांति हो सकती है और एक सामाजिक क्रांति हो सकती है। क्रांति के परिणाम, अरस्तु का मानना था कि क्रांति के परिणाम हमेशा अनुमानित नहीं होते, पहले से डिसाइडेड नहीं होते हैं। कभी कभी क्रांति से सकारात्मक बदलाव भी हो सकते हैं और कभी कभी ये अक्सर तो यह क्रांति हिंसा का ही रूप लेती है, अराजक तानाशाही में बदल सकती है। क्रांति का रोकने के उपाय, अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए कई उपायों को सुझाव दिया, जिसमें न्यायपूर्ण शासन होना चाहिए, समानता को बढ़ावा देना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी और शिक्षा और नैतिकता को शामिल करना चाहिए। अरस्तु के राज्य का सिद्धांत, अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य का एक स्वाभाविक संगठन है जो न केवल जीवन जीने के लिए बल्कि अच्छे जीवन जीने के लिए भी आवश्यक है। राज्य के उद्देश्य न्याय और कानूनों का शासन स्थापित करना। राज्य न्यायपूर्ण कानून बनाकर उनके पालन करवाकर नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। सुरक्षा प्रदान करना, राज्य नागरिकों को आंतरिक और बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान कराता है। सामान्य हितों को बढ़ावा देना, राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को कल्याण को बढ़ावा दिया जाता है। सद्गुणों का विकसित करना, राज्य नागरिकों के सद्गुणों जैसे न्याय, साहस, संयम और बुद्धि का विकास करने में मदद कर सकता है। सुखी जीवन का निर्माण करना, राज्य का अंतिम लक्ष्य नागरिकों के लिए एक सुखी और समृद्ध जीवन प्रदान करना है। राज्य के विभिन्न रूप, राज्य के विभिन्न रूपों में बांटा, अरस्तु ने 3 रूपों में बांटा। राजतंत्र, राज्य में एकमात्र शासक होता है जो राजा या रानी हो सकता है। अभिजात वर्ग, राज्य में कुछ चुनिंदा लोगों का शासन होता है जो कुलीन या अभिजात वर्ग से संबंधित होते हैं। लोकतंत्र, राज्य में सभी नागरिकों का शासन होता है जो या वे शासन में भाग लेने के लिए प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं। इसमें तो इन तीनों का मिश्रण अरस्तु के लिए सबसे पसंदीदा रहा कि इन तीनों का मिश्रण होना चाहिए एक राज्य में। अरस्तु के अनुसार संविधान, जो यानी एक राजशाही, मोनार्की। अरस्तु ने राजनीतिक नामक पुस्तक अपनी द पॉलिटिक्स में 3 प्रकार के संविधानों का निर्माण किया। एक मोनार्की, राजशाही, इसमें राजा का वर्चस्व होता है, एक व्यक्ति के पास सारी ताकत होती है। इसके गुण और दोष उन्होंने परखे। निर्णय लेने में तेजी से और कुशलता, स्थायित्व और स्थिरता, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकता है। दोष, राजा निरंकुश हो सकता है और मनमाने ढंग से शासन कर सकता है। राजा में उत्तराधिकारी की योग्यता की कोई गारंटी नहीं है। भ्रष्टाचार और दुरुपयोग का संभावना अधिक होती है। कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी परिभाषा, इसमें कुलीन तंत्र में इसको दूसरे नाम में बताते हैं समोन तंत्र। तो कुछ लोग कुलीन वर्ग या अभिजात वर्ग राज्य पर शासन करते हैं, यानी कुछ अमीर लोग, कुछ बड़े लोग। राज्य की तुलना में अधिक विवेकपूर्ण और न्यायपूर्ण शासन की संभावना हो सकती है। विभिन्न विचारों और हितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। दोष, कुलीन वर्ग अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, केवल अपने हितों को ही आगे बढ़ा सकते हैं। गृह युद्ध और अस्थिरता का खतरा बन सकता है। बड़े पैमाने पर नागरिकों की भागीदारी की अनुमति नहीं देता। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सभी नागरिक या उनके प्रतिनिधित्व राज्य पर शासन करते हैं। सभी नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। नागरिकों को अपने शासकों के प्रति जवाबदेह बनाता है। अधिक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज का निर्माण कर सकता है। इसके दोष, निर्णय लेने में धीमी गति हो सकती है, अक्षमता हो सकती है, बहुमत द्वारा अल्पसंख्यकों का शोषण हो सकता है,
अराजकता और अस्थिरता का खतरा होता है। अरस्तु ने इन तीनों रूपों के फायदे और नुकसानों का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि मध्यम मार्ग सबसे अच्छा विकल्प है। ये सभी नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देता है। मिश्रित राज्य यानी मिक्स्ड स्टेट में राजा राज्य पर शासन करता है, लेकिन राजा को कानूनों और संविधानों द्वारा सीमित किया जाता है उसकी पावर को। राजा को गुणवान और सदाचारी होना चाहिए और सभी नागरिकों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। अरस्तु का मानना था कि लोकतंत्र एक आदर्श शासन व्यवस्था है, लेकिन यह केवल शिक्षित और सदाचारी नागरिकों वाले समाज में ही सफल होती है। राज्य और नागरिक। अरस्तु ने राज्य और नागरिकों के बीच संबंध पर विचार किया। उनका मानना था कि नागरिकों को राज्य के प्रति निष्ठा रखनी चाहिए और कानूनों का पालन करना चाहिए, लेकिन राज्य को भी नागरिकों के अधिकारों की स्वतंत्रता सम्मान करना चाहिए। अरस्तु ने एक सक्रिय नागरिकता की अवधारणा का समर्थन किया, जिसमें नागरिकों को राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने और अपने समुदाय के विकास योगदान करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है उनको। शासक के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रूलर। उनका मानना था कि एक अच्छा शासक राजा या रानी गुणवान और सदाचारी होना चाहिए, यानी कोई भी नेता, कोई भी हमारा प्रधानमंत्री बनेगा या जो मिक्स स्टेट में कोई भी नेता चुना जाएगा उसका भी गुणवान और सदाचारी होना चाहिए। उनका मानना था कि शासक को राज्य के हित के लिए काम करना चाहिए, कोई भी निर्णय ले जो भी है राज्य के हित के लिए लेने चाहिए और सभी नागरिकों के प्रति न्यायपूर्ण होना चाहिए। गुणवान और सदाचारी होने का अर्थ है शासक के पास निम्नलिखित गुण होने चाहिए, जैसे बुद्धिमत्ता, न्याय, साहस, संयम, मित्रता और उदारता होनी चाहिए। मित्रता तो रखे पर साथ के साथ उसमें बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, जहां पर कठोर होने से कठोर भी और जहां पर लचीलापन दिखाना से वहां पर लचीलापन भी रहे। बुद्धिमत्ता, शासक को बुद्धिमान और दूरदर्शी होना चाहिए ताकि वह राज्य के लिए सर्वोत्तम निर्णय ले सके। न्याय, शासक को सभी नागरिक के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, कानूनों का पालन करना चाहिए। साहस, साहसी होना चाहिए जो सभी सही के लिए खड़े होने के लिए तैयार रहना चाहिए उसे। संयम, शासक को संयम में होना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए। मित्रता, शासक को सभी नागरिकों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उनके बीच एकता को बढ़ावा देना चाहिए। उदारता, शासक उदार होना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अरस्तु के विचारों की आलोचना भी की गई है। एक तो दासता की उस पर आलोचना हुई इनकी। यह सच है कि अरस्तु के विचारों की आलोचना की गई है। कुछ प्रमुख है दासता का समर्थन। अरस्तु ने दासता को नैतिक रूप से स्वीकार्य माना और तर्क दिया कि कुछ लोग स्वाभाविक रूप से दास होते हैं। यह विचार आधुनिक और मानवाधिकार समानता के सिद्धांतों को प्रेरित करते हैं। अरस्तु के अनुसार दो प्रकार के दास होते हैं। एक तो जो बंदी बनाए जाते हैं युद्ध में जो दूसरा देश हार जाता है तो उसके जो प्रजा होती है उसको दास के रूप में ट्रीट किया जाता है। और एक होते हैं जो जिनमें मानसिकता की कमी होती है, सिर्फ वे एक दिशा निर्देश पे काम कर सकते हैं, जैसे तो वे किसी राजा बनने लायक नहीं है, सिर्फ वे किसी के अंडर ही काम कर सकते हैं, तो वे दास ही बनने लायक होते हैं। और वो जो जिनके पास दिमाग होता है उनके अंडर काम करते हैं और उनको अच्छे काम करने के लिए वे टाइम मिलता है, वे अच्छे काम करते हैं और वे घर के काम करते हैं दास। अरस्तु ने इस तरीके से इसको जस्टिफाई किया। महिलाओं की स्थिति। अरस्तु का मानना था कि महिलाएं पुरुष से कम बुद्धिमान, कम सक्षम होती हैं। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी और सार्वजनिक जीवन में बाहर रखना चाहिए। यह विचार आधुनिक नारीवादी और लैंगिक समानता के सिद्धांतों को विपरीत है, तो वे लोग इसकी आलोचना करते हैं। राजनीतिक भागीदारी। अरस्तु का मानना था कि केवल संपन्न और शिक्षित पुरुषों को ही राजनीतिक भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं, गरीबों और अन्य मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो छोटे ग्रुप हैं, को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखा। यह विचार आधुनिक लोकतंत्र के सभी नागरिकों के लिए समान राजनीतिक अधिकारों के सिद्धांत को बिल्कुल विपरीत है। ज्ञान का स्रोत। अरस्तु ने तर्क और अनुभववाद पर जोर दिया। अनुभवात्मक ज्ञान को सबसे विश्वसनीय माना। उन्होंने आध्यात्मिकता और ईश्वरीय रहस्योद्घाटन को ज्ञान के स्रोत के रूप में खारिज कर दिया। यह विचार धार्मिक विश्वास और आध्यात्मिकता के महत्व को मानने वाले लोगों के लिए अस्वीकार्य बन गया। उन्होंने जो ईश्वरीय थे, जो अंधविश्वास थे, जो किताबें थी ईश्वरीय, उनको भी खारिज कर दिया, धार्मिक विश्वासों को खारिज कर दिया, जिससे जो धार्मिक लोग थे उनको ठेस पहुंची और वे आलोचक बन गए इसके। अरस्तु के राजनीतिक सिद्धांतों का मूल्यांकन, उसका निचोड़ देख लेते हैं। क्या है? अरस्तु के राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। ये लाइन आपको हर एक आंसर में जोड़नी है, जो भी अरस्तु क्या आएगा आपका। उनके राजनीतिक विचारों को आधुनिक राजनीति और सामाजिक पर गहरा प्रभाव पड़ा। मूल्यांकन। अरस्तु के कुछ गुण है। जो अरस्तु एक विद्वान थे जिन्होंने कई क्षेत्रों में योगदान दिया। उनकी पॉलिटिक्स प्लेटो की रिपब्लिक से अलग थी बिल्कुल। अरस्तु की राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। उन्होंने राज्य के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण किया। अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी बताया और कानून के शासन पर जोर दिया। अरस्तु के विचार प्लेटो से अधिक व्यावहारिक हैं। अरस्तु के विचारों ने राजनीतिक विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार आधुनिक समाज की नींव में शामिल हैं। प्रभाव क्या रहे? अरस्तु के अद्वितीय योगदान। कुशाग्रता। अरस्तु की तीक्ष्ण बुद्धि और गहन अध्ययन ने उन्हें अपने गुरु प्लेटो से अधिक प्रभावशाली बनाया। राज्य की प्रकृति। अरस्तु ने राज्य की प्रकृति के बारे में गहन विश्लेषण किया, जिसके बाद के विचारकों को प्रेरणा दी। राज्य का वर्गीकरण। अरस्तु ने राज्य के विभिन्न रूपों में वर्गीकृत किया, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का आधार बन गया।
क्रांति का सिद्धांत। हालांकि मार्क्स ने क्रांति के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन साम्यवाद के पतन के बाद अरस्तु के विचारों ने पुनर्जीवन प्राप्त किया। अरस्तु के विचारों का प्रभाव प्राचीन काल में पोलिबियस 204 से 122 ईसा पूर्व, सिसरो 106 से 43 ईसा पूर्व, मध्यकाल में थॉमस एक्विनास 1227 से 1274 ईसा पूर्व और मसिलियो ऑफ द पदुआ 1270 से 1342 ये प्रभावित रहे अरस्तु के विचारों से। आधुनिक काल में मैकियावेली 1469 से 1527, जॉन लॉक 1632 1704 ईसा पूर्व नहीं अब ईसा, और समकालीन में एक तो मैकटायर और संडेल और टेलर, ये कुछ विचारक हैं जिन अरस्तु के विचारों को पढ़ते हैं और उनको अपने विचारों में सम्मिलित करते हैं, उनका रेफरेंस लेते हैं। ये विचारक अरस्तु के मूल सिद्धांतों से प्रेरित होकर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया। अरस्तु के प्रभाव की गहराई को अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख पुस्तकों में उनके विचारों का उल्लेख किया जाता है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन आपकी जो बुक के लास्ट में दिए गए हैं। ये अरस्तु के द्वारा दी गई अरस्तु के द्वारा की गई प्लेटो की आलोचना का मूल्यांकन कीजिए। क्या अरस्तु ने अपने गुरु के जो विचार थे उनकी आलोचना किस तरीके से की? एक तो आदर्श राज्य की आलोचना की उसने किस तरीके से, अरस्तु का विकल्प, ज्ञान की प्रकृति, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसको मैं धीरे धीरे चला देता हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इन आंसरों को भी। वैसे तो वही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ा है, थोड़ा सा 1-2 वर्ड चेंज हो गया वैसे इसमें आपके। अरस्तु के द्वारा दी गई प्लेटो की रचना देख लीजिए, इसको मैं चला देता हूँ थोड़ा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, और वीडियो को पॉज करके फिर भी पढ़ सकते हैं। ये निष्कर्ष हो जाता है लास्ट में 6ठे क्वेश्चन का। अरस्तु ने विचारों को पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पर क्या प्रभाव पड़ा, गहराई से प्रभावित किया, आज भी प्रासंगिक और बहस योग्य बने हुए हैं। उनके योगदान ने राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में आकार देने में मदद की है और वे आज भी राजनीतिक दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस चैप्टर में इतना ही है। इस चैप्टर की आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, तो आप पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं कि क्या चेंजेस करने चाहिए मुझे इन चैप्टर में, इन नोट्स में। अगर सब कुछ ठीक है तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और टेलीग्राम पे मैं नेक्स्ट चैप्टर की पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा बुक की। आप उनको ये जो नोट्स की पीडीएफ है ये मैं आपको लास्ट में शेयर करूंगा जब आपके एग्जाम होंगे, जब आपको शेयर करूंगा मैं इनके। तो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप वीडियो से ही पढ़ सकते हैं इनको, जब भी टाइम लगे आपका। 5-10 मिनट की वीडियो देखिए आपको, फिर 20 मिनट की वीडियो देखिए, कभी 10 मिनट की वीडियो देखिए, जब भी टाइम लगे आपका। अभी आप शुरू में आप पढ़ोगे नहीं इतना जैसे, पर अभी भी पढ़ते रहे तो आप इन वीडियो को, तो नेक्स्ट जब एग्जाम के टाइम में आप पढ़ोगे तो इनको आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझ में भी आएगा सारा। किताब में से एक बार पढ़ लीजिएगा आप, उससे थोड़ा फिर ये नोट्स पढ़ने में और आसानी होगी आपको समझने में। तो अभी के लिए इतना ही है, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आएगा, चैप्टर 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।